हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सीबीबी आर्ट्स क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 2023 का जो पेपर है वो पूरा सॉल्व करेंगे। दोस्तों बता दें कि इसका जो है पार्ट वन जो है हम लोग कवर कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में पार्ट 2 हम लोग कवर करने वाले हैं। पार्ट 1 में जो है इसमें जो बहुविकल्पीय सवाल हैं, बहुविकल्पीय जो प्रश्न है 8 ये कवर कर लिए थे हम लोग, और जो अति लघु क्वेश्चन है ये भी हम लोग कवर कर लिए थे। आज के इस वीडियो में जो लघु उत्तरीय प्रश्न है इनको कवर करेंगे और जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है इनको कवर करने वाले हैं। तो आइए डिटेल में समझाएंगे आपको और अच्छे से समझाएंगे। दोस्तों आपको बता दें कि प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना बहुत जरूरी होता है। वहां से क्वेश्चन हर साल रिपीट होते हैं और आपको पेपर पैटर्न भी थोड़ा सा समझ में आ जाएगा किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कहां से क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये आपके लिए एक प्रैक्टिस होगा और प्रैक्टिस ही अभ्यास से सफलता की कुंजी होती है, तो इसीलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले यहाँ पे मैं दिखा दूं आपको, मैंने नोट्स भी बना लिया है ताकि मैं अच्छे से आपको समझा सकूं। ठीक है, ये अति लघु जो क्वेश्चन है 8 क्वेश्चन थे, इसको हम लोगों ने कवर कर लिया था। और आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे है, मानव विकास के 4 प्रमुख घटकों के नाम लिखिए। मैं ट्रिक से, तरीके से और आपको आसान शब्दों में तैयार करवा दूंगा, बस थोड़ा सा आप इसे वॉच कर लीजिए, आपको फायदा यहाँ से जरूर मिलेगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं और कैसे अपने कॉपी में आप प्रेजेंट करेंगे कि आपको 4 में 4 नंबर पूरा मिल जाए, वो भी तरीका आपको बताते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसके आंसर पे आ जाते हैं। आंसर मैंने यहाँ पे नीचे लिख लिया है। ये देखिए पूरा जो है बहुविकल्पीय क्वेश्चन था और इसके बाद जो यहाँ पे अति लघु क्वेश्चन है किस प्रकार से सॉल्व करना है, यहाँ पे सब कुछ मैंने अच्छे से यहाँ पे प्रेजेंट किया था। ठीक है, अगर आप वीडियो को नहीं देखे तो वीडियो को एक बार जरूर देखें। चलिए बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न की। लघु उत्तरीय प्रश्न देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 17 है और यहाँ पे मानव के विकास के 4 प्रमुख घटक मैंने हेडिंग डाल दिया और यहाँ पे एक डायग्राम बना लिया है मैंने, ताकि जो है अच्छे से मैं प्रेजेंट कर सकूं और मेरा आंसर लोगों से थोड़ा अलग रहे, ताकि जो है पूरा नंबर आपको यहाँ पे मिल जाए। तो क्या करना है आपको, अगर पेपर में आपके क्वेश्चन ये आता है तो यहाँ पे लिखना है मानव विकास के 4 प्रमुख घटक और कौन कौन से घटक हैं उन्हें को समझना है। ठीक है, देखिए एक घटक का नाम है समता, दूसरा है सतत पोषणीयता और तीसरा है उत्पादकता और चौथा है सशक्तिकरण। ठीक है, आप इसको जो है ऐसे भी याद कर सकते हैं, ट्रिपल सा। ठीक है, और इसके बाद उ है सा उ। ठीक है, सा उ, इस प्रकार से याद करिए। तो देखिए इसमें जो पहला सा है, दूसरा सा है, तीसरा सा है और इसके बाद उ है। तो इसमें देखिए दोस्तों सा से हो जाएगा समता, दूसरे सा से सतत पोषण विकास और तीसरे सा से सशक्तिकरण और उससे उत्पादकता हो जाएगा। तो सा उ, इस प्रकार से ट्रिक थोड़ा आप लगा के याद कर सकते हैं। तो देखिए समता क्या होता है, सतत पोषण विकास क्या होता है, उत्पादकता क्या होता है, सशक्तिकरण क्या होता है, इन तीनों के बारे में हमें समझना है, चारों के बारे में समझना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे। पहले दोस्तों डायग्राम बना लेंगे, उसके बाद जो है पहला पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे और इसको परिभाषा को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे समता लिखा हुआ है, अगर मैं आपको एक लाइन में समझाऊं तो समता का मतलब होता है समानता। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता दूं आपको, आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं वहां सभी बच्चों को टीचर एक समान पढ़ाता है कि अलग अलग पढ़ाता है? आपका जवाब होगा एक ही कमरे में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको सभी को समान रूप से पढ़ाता है। इसका मतलब ये है उसके नजर में सभी लोग कैसे हैं, समान हैं। तो इसका मतलब दोस्तों ये है कि समता या समानता बात एक ही होता है। अब कैसे मानव विकास करेगा इसको हमें समझना है। तो देखिए समता से आशय प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों के लिए समान पहुंच की व्यवस्था करना है। अर्थात हम कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पे कि लोगों के बिना जाति भेदभाव या फिर लिंग या फिर आय के आधार पर जो है समानता होनी चाहिए। अब इसको मैं आपको आसान शब्दों में ऐसे समझा दूं तो देखिए मानव विकास कब कर सकता है दोस्तों, मानव विकास यहाँ पे कब कर सकता है, मानव विकास तब कर पाएगा जब सभी लोग समान होंगे, कोई ऊंच नीच नहीं होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई जातिवाद नहीं होगा, कोई धर्मवाद नहीं होगा, कोई क्षेत्रवाद नहीं होगा, तो यहाँ पे मानव विकास कर सकता है। लेकिन आप जिस समाज में रहते हैं अगर वहीं पे
जातिवाद हो, वहीं पे छुआछूत की बीमारी हो, वहीं पे जो है धर्मवाद, वहीं क्षेत्रवाद हो, इसका मतलब कि मानव विकास कर पाएगा? मानव विकास नहीं कर पाएगा। यानी जो हमारे पास संसाधन हैं, उपलब्ध अवसर हैं, उपलब्ध अवसर का मतलब यही है कि जो हमारे पास संसाधन हैं उन संसाधनों का सबको बराबर जो है बटे और सब जो है उसका समान रूप से उपयोग करे, तो यहाँ पे समानता होगी, और समानता होगी तो मानव विकास करेगा, और मानव विकास करेगा तो समाज विकास करेगा, और समाज विकास करेगा तो देश विकास करेगा, और देश जब विकास करेगा तो देश विकसित होता है। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे वही बात कहा गया है जो यहाँ पे लिखा है। अगर आपको तैयार नहीं हो पा रहा है कोई बात नहीं, बस आप इतना समझ जाइए, समता का मतलब समानता होता है। यानी जब मानव में समानता होगी, जब जो भी संसाधन है वो समान रूप से लोगों को बटेगा, लोगों को मिलेगा, तो उसका अवसर जो है उनको जो अवसर है उसका फायदा उठा पाएंगे। इसका मतलब मानव विकास कर पाएगा। ठीक है, आई होप पहला पॉइंट आपको समझ में आया होगा। दूसरा पॉइंट दोस्तों देखते हैं। दूसरा पॉइंट है सतत पोषणीयता। सतत पोषणीयता का मतलब क्या होता है? इस परिभाषा को पढ़ने से पहले मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मान लीजिए जो है यहाँ पे एक पेड़ है, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे एक पेड़ है, और इसके बाद जो है ये मान लेते हैं ये वर्तमान की पीढ़ी है, ठीक है, जो इस पेड़ का उपयोग कर रही है। ये वर्तमान की पीढ़ी है जो इस पेड़ का उपयोग कर रही है, और मान लेते हैं इसके बाद जो ये आने वाली जो पीढ़ी है, ठीक है, ये जो आने वाली पीढ़ी है, अगर ये मानव इस पेड़ का उपयोग कर रहा है तो ठीक है, और आने वाली पीढ़ी भी अगर इसका उपयोग कर ले तो इस प्रक्रिया को सतत पोषणीय विकास कहा जाएगा। मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से और समझा दूं। जैसे आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं उस स्कूल में पढ़ने के बाद जो है जब आप इंटर पास हो जाएं तो उस स्कूल में जो भी ब्रेंच वगैरह है, जो भी वहां बोर्ड वगैरह है, उसको सब तोड़ ताड़ के चले आइए। तो क्या आपकी आने वाली पीढ़ी इसका उपयोग कर पाएगी? यानी जो आपके पीछे जो 9th में 10th में जो है 11th में जो है, क्या उसका उपयोग कर पाएंगे? जवाब होगा नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब सतत पोषणीय विकास नहीं है। अब आप क्या करिए, आप पढ़ के निकले हैं, बड़े ही प्रेम से आप पढ़ के निकल जाइए। जो भी वहां पे रिसोर्स होंगे, जो भी संसाधन होंगे, उनका आने वाली जो पीढ़ी है उसका उपयोग कर पाएगी, यानी जो आपके पीछे जो क्लास है उसका उपयोग कर पाएगी। तो इस पूरी प्रक्रिया को सतत पोषणीय विकास कहा जाता है। ठीक है, अब इसको आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझ गए होंगे, परिभाषा समझने की कोशिश करते हैं। सतत पोषणीय विकास का अर्थ होता है कि प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर मिले। जो प्रत्येक पीढ़ी है, जैसे कि ये वर्तमान है, मान लेते हैं जो हम लोग वर्तमान है, ठीक है, आने वाली जो पीढ़ी है, जब इस पीढ़ी आने वाली पीढ़ी भी इसका उपयोग कर पाए, यानी संसाधन का उपयोग कर ले, तो उसी प्रक्रिया को सतत पोषणीय विकास कहा जाता है। वही चीज यहाँ बताया गया है। यानी जो सतत पोषणीय विकास है, प्रत्येक पीढ़ी उसका जो है समान अवसर उसको मिलता रहे। आगे है जो पर्यावरण है, पर्यावरण में मौजूद संसाधनों का प्रयोग इस प्रकार से किया जाए कि अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर लिया जाए और भविष्य की पीढ़ियों के लिए बचा के रखा जाए, उसी को जो है सतत पोषणीय विकास कहा जाता है। साथ ही पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो, ये भी ध्यान में रखना है। सिंपल लाइन में, एक लाइन में अगर परिभाषित करना चाहें, जो संसाधन है उसको आप उपयोग कर रहे हैं, अगर उस संसाधन को आने वाली पीढ़ी भी उपयोग कर ले तो इसी प्रक्रिया को सतत पोषणीय विकास कहा जाता है। ठीक है, चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं उत्पादकता। उत्पादकता का मतलब यहाँ पे उत्पादन से है। किस बात की उत्पादन, आइए देखने की कोशिश करते हैं। उत्पादकता का अर्थ होता है मानव के कार्य क्षमता और बौद्धिक क्षमता से है। यानी मानव कितनी उसकी बौद्धिक क्षमता है और उस क्षमता के आधार पे क्या क्या विकसित कर सकता है, यानी क्या क्या उत्पादन कर सकता है, उसकी बात यहाँ पे कही जा रही है। यानी मानव अपने बौद्धिक क्षमता के अनुसार, अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार जो भी उत्पादन करेगा उससे मानव का डेवलपमेंट होगा, मानव का विकास होगा। वही यहाँ पे उत्पादकता की बात कही जा रही है। लोगों में क्षमताओं का निर्माण करके ऐसी उत्पादन में निरंतर वृद्धि किया जाना चाहिए जिससे मानव विकास कर सके। तो दोस्तों यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि मानव जो है जो भी कार्य करता है वो अपनी क्षमता के अनुसार, और जो उसकी बौद्धिक क्षमता यानी शारीरिक क्षमता और बौद्धिक क्षमता दोनों के आधार पर जब मानव कुछ उत्पादन करता है, कुछ भी उत्पादन करता है, तो उससे मानव का विकास होता है। क्योंकि जितना जैसे जिस प्रकार से उत्पादन होगा उसी प्रकार से मानव का जो है विकास होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। बात करते हैं सशक्तिकरण की। सशक्तिकरण का मतलब क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। अपने विकल्प चुनने के लिए शक्ति प्रदान करना। अपने विकल्प चुनने का मतलब ये है, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है, ठीक है, उसके 4 ऑप्शन हैं, उस क्वेश्चन के मान लेते हैं 4 ऑप्शन हैं। अब जो आपको सही लगे उसको आप टिक करिए। तो आप कैसे
टिक कर पाएंगे जब आपको कंठस्थ होगा, जब आपको कंफर्म होगा कि ये सही है। इसका मतलब ये है कि आप सही गलत फैसला लेने के तैयार हैं, अपने आप में सक्षम हैं, मजबूत हैं। तो सशक्तिकरण का मतलब क्या है? आप अपने आप में सक्षम हैं, मजबूत हैं, आप फैसला ले सकते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। वही चीज दोस्तों इसमें कहा गया है कि उस सशक्तिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कमजोर, पिछड़े व्यक्ति या समूह, समुदाय इतने सक्षम हो जाते हैं कि वो अपने जीवन का निर्णय स्वयं ले सके और अपने शक्ति के दम पर विकास कर सके। यही बात इसमें कही गई है। जिससे आपने नाम सुना होगा महिला सशक्तिकरण के बारे में। तो महिला को इतना सक्षम बनाना है, इतना ताकतवर बनाना है कि वो अपने सही फैसले या जो है जो उसके फैसले हैं, गलत क्या है सही क्या है, उस पर निर्णय ले सके। उससे लिए महिला सशक्तिकरण चलाया जाता है, अभियान चलाया जाता है। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि सशक्तिकरण का मतलब यही है कि इंसान को कितना सक्षम होना चाहिए, कितना ताकतवर होना चाहिए, कितना जो है अपने आप में ऐसा पावर होना चाहिए जिससे वो सही गलत का फैसला ले सके और क्या सही है क्या गलत है उसके आधार पे फैसला लेकर अपना विकास कर सके। तो इस पॉइंट को आप समझ सकते हैं। आई होप आपको चारों पॉइंट समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है उस पर देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है लघु उत्तरीय में। दूसरा है चलवासी पशुचरण और वाणिज्यिक पशुपालन में विभेद लिखिए। 2+2 4 नंबर में सवाल पूछा गया है। आइए इस आंसर को भी लिखने की कोशिश करते हैं और समझते हैं। बिल्कुल आसान शब्दों में, रट्टा नहीं मारेंगे दोस्तों, बस समझने की कोशिश करेंगे। आपको थोड़ा सा अगर आप कंसंट्रेट करते हैं तो आपको समझ में पक्का आ जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे प्रश्न उत्तर नंबर 18 लिखने हैं। कॉपी में ऐसे ही आपको लिखना है और उसके बाद चलवासी पशुचारण है और यहाँ पे वाणिज्यिक पशुपालन है। तो पहले बात कर लेते हैं चलवासी पशुचारण क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको इसका अर्थ समझा देता हूं, फिर आगे आपको समझ में आसानी होगी समझने में। चल मतलब क्या हो रही है, यहाँ पे चल और वासी लिख रहा है। चल वासी, चल मतलब चलना, जैसे आप किसी भाई चल स्कूल चलते हैं चल, है ना। तो चल मतलब चलना हो गया, वासी मतलब वसना, चल कर किसी दूसरे स्थान पर वसना, ये चलवासी हो गया। और यहाँ पे लिखा है पशु, यहाँ पे लिखा है चारण, चारण मतलब चराने वाला, और किसको, पशु को, पशु को चराने वाला। मतलब ये है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलकर पशुओं को चराते हैं, उन्हें चलवासी पशुचारण कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको अर्थ समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे इसके और आगे परिभाषा में क्या क्या आप इसमें लिख सकते हैं, क्योंकि अंतर लिखना है तो पॉइंट वाइज आप लिख लीजिए, आपको आसानी होगी। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे चलवासी पशुचारण एक प्राचीन जीवन निर्वाह व्यवसाय है। ये क्या है, एक व्यवसाय है। जो लोग पहाड़ी क्षेत्रों पे रहते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों पे रहते हैं, वो लोग जानवर पालते हैं, ठीक है, पशुओं को पालते हैं अपने जीवन यापन के लिए, और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जानवरों को लेकर चराते हैं, क्योंकि भोजन के तलाश में, पानी की तलाश में, यानी चारे और पानी की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलते रहते हैं पशु को चराने के लिए, इसीलिए उन्हें चलवासी पशुचारण कहा गया है। ठीक है, दूसरा पॉइंट दोस्तों देखते हैं यहाँ पे। इसमें पशुचारक अपने पालतू पशुओं को पानी और चारे के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं। पशुचारक, चारक में चराने वाला, किसको, पशुओं को चराने वाला, जो पशुओं को चराने वाला है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पानी और चारे के लिए जाते रहते हैं, इसलिए इन्हें चलवासी पशुचारक कहते हैं। सिंपल है, सिंपल भैया होगा जरूर, अगर आप थोड़ा समझ जाएंगे तो और सिंपल हो जाएगा। बात करते हैं तीसरा पॉइंट दोस्तों। तीसरा पॉइंट यहाँ पे है, तीसरा पॉइंट दोस्तों है बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके प्रमुख जो क्षेत्र हैं, सहारा मरुस्थल, एशिया, अरब प्रायद्वीप, मंगोलिया, टुंड्रा प्रदेश, ये कुछ ऐसे देश हैं या कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे जो है चलवासी पशुचारण पाए जाते हैं। ठीक है, अगर बात करूं मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको महसूस कराऊं तो ये अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है, ये अफ्रीका महाद्वीप है, और उसके बाद जो है यहाँ पे ये इंडिया हो गया, और उसके बाद जो है यहाँ पे ये हो गया। तो यहाँ पे थोड़ा सा इमेजिन करते हैं। ये देखिए, ये जो क्षेत्र है ये अरब प्रायद्वीप है, ठीक है, और इधर ये है एशिया, ठीक है, एशिया है, और ये अफ्रीका महाद्वीप। तो अफ्रीका महाद्वीप में जो है यहाँ पे है सहारा मरुस्थल, ठीक है, सहारा मरुस्थल हो गया, ये अरब प्रायद्वीप हो गया, और जो है ये आपका यहाँ पे हो गया एशिया, ठीक है, और इसके ऊपर यहाँ पे है टुंड्रा प्रदेश। ऊपर जाएंगे
टुंड्रा प्रदेश मिलेगा। तो इन क्षेत्रों में जो है चरवासी पशुचारण देखने को मिलते हैं। मैपिंग के द्वारा दोस्तों अगर आप इसे तैयार कर लेते हैं तो और आसानी होगी और पूरा नंबर मिलने का चांस हो जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर, अगला पॉइंट पर। इनमें से पशुओं को देखभाल के लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं होती है। मतलब कि पशु को जो देखभाल होती है उसमें कोई विशेष व्यवस्था नहीं होती है, नॉर्मल ऐसे अपना जैसे चलता है वैसे चल रहा है, कोई विशेष देखभाल की व्यवस्था नहीं होती है। बात करते अगले पॉइंट में, पशुओं को एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जो है जाते रहते हैं, जिसमें भेड़, बकरी, ऊंट, याक आदि पशु पाले जाते हैं। भेड़ है, बकरी है, ऊंट है, ये सब जो है इसमें पाले जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे वाणिज्यिक पशुपालन। वाणिज्यिक पशुपालन का मतलब जो वाणिज्य मतलब व्यवसाय होता है, जो पशुओं को पाला जाता है वो व्यवसाय के उद्देश्य से पाला जाता है, इसीलिए इसे वाणिज्यिक पशुपालन कहा जाता है। ठीक है, अब आइए इसको देखते हैं पॉइंट वाइज। इसमें पशुओं के व्यवसाय के उद्देश्य के लिए पाला जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसमें एक निश्चित फर्म होता है और पूंजी अधिक लगती है, उच्च प्रबंधन की आवश्यकता होती है। फर्म का मतलब जैसे कंपनी होती है ऐसे इनका फर्म होता है, वहां पे जो है पशुओं को जैसे एक बाड़ा होता है, बाड़ा का मतलब चारों तरफ घेरा होता है, उसी घेरे में यहाँ पे एक दरवाजा लगा देते हैं और दरवाजे से जो है वहां पे अंदर जानवर करते हैं और उसी चारों तरफ बाड़े में जो है वो इकट्ठा हो जाते हैं और वहीं पे जो है फर्म में वो रहते हैं। इसमें कहा गया कि अधिक पूंजी लगती है, पैसा अधिक लगता है, क्योंकि व्यवसाय के उद्देश्य से किया जाता है। तो व्यवसाय के उद्देश्य से किया जाएगा तो भाई पैसा ज्यादा लगेगा। ठीक है, और उसके बाद जो है पैसा ज्यादा कमाएंगे भी। और उच्च प्रबंधन, उच्च प्रबंधन का मतलब होता है कि हाई इसमें जो है मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है, यानी कोई जानवर बीमार हो गया तो उसको इलाज कराना है, या फिर जो है कौन जानवर किस प्रकार से वहां पे रह रहा है उसको देखभाल करना है, नहीं उच्च प्रबंधन की जरूरत होती है। इसमें भेड़, बकरी, गाय, बैल ये सब जानवर पाले जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इनका जो उद्देश्य होता है, वो जो व्यवसाय होता है व्यवसायिक उद्देश्य के लिए ही किया जाता है। ठीक है, बात करते हैं इनमें जो है जानवरों से दूध, मांस, ऊन, खाल आदि प्राप्त करते हैं और उनका ही व्यवसाय किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इस क्षेत्र में न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अर्जेंटीना, अफ्रीका में जो है ये पाए जाते हैं। अगर बात करें तो जो है कुछ इस प्रकार से जो है आपको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप दिखाई देगा। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जो है यहाँ ऑस्ट्रेलिया में जो है पाए जाते हैं ये सब जानवर, और इसी के नीचे यहाँ पे न्यूजीलैंड है। ठीक है, और उत्तरी अमेरिका में कनाडा, अर्जेंटीना जो है उत्तरी अमेरिका में कनाडा है, दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना हो जाएगा। ठीक है, तो एक दो देश का नाम आप लिख देंगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये तो आपका जो है चरवासी पशुचारण और वाणिज्यिक पशुपालन में अंतर। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है अति लघु क्वेश्चन, बहुत जल्द ही आपके सामने आने वाला है और ये आ चुका है भैया अति लघु क्वेश्चन का नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने यहाँ पे है, विश्व में लौह इस्पात उद्योग के विकास के कारकों का वर्णन कीजिए, इस उद्योग के प्रमुख देशों का नाम लिखिए। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आइए इस आंसर को लिखने की कोशिश करते हैं, और कैसे आप इसे लिखेंगे आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर, और इसका उत्तर जो है आप कैसे लिखेंगे आसान शब्दों में यहाँ पे मैंने लेकर आ चुका हूँ। चलिए बात करते हैं दोस्तों लौह इस्पात उद्योग के बारे में। तो लौह इस्पात जो उद्योग है ये कैसे जो है इसको आप प्रेजेंट करेंगे, इसको हम चर्चा करेंगे अगली वीडियो में, क्योंकि भैया हो चुका है 18 मिनट का वीडियो, तो आप थोड़ा सा बोर भी हो सकते हैं। मुलाकात करते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और जिंदगी में स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।